अब क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। जनरल साइंस का क्वेश्चन चल रहा है। तो सर सीवी रमन को विकिरण की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रकीर्णन के लिए किया गया था, स्कैटरिंग बोलते हैं इंग्लिश में। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, स्कूटर आदि में किया जाता है पहिए की दूरी के बीच घर्षण कम करने के लिए। सही बात है, बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन को कम करता है, नहीं तो पार्ट्स घिस जाएंगे तो दिक्कत होगी। एक रेलवे ट्रैक में दो क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है क्योंकि गर्मियों में रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। आप देखे होंगे जब भी ट्रेन चलती है बीच में थोड़ा सा गैप रहता है रेल्स के बीच में, रेल्स उसको बोलते हैं, स्लीपर नहीं बोलते उनको। वो रेल्स होता है, वो लोहे का जो आप देखते हैं उनको रेल बोलते हैं इंग्लिश में। उनके बीच में आपने देखा होगा फिश प्लेट लगा रहता है बीच में, और फिश प्लेट में थोड़ा सा गैप रखा रहता है दोनों रेल्स ताकि वो मेटल है ना, तो मेटल गर्मियों में एक्सपेंशन की उनकी प्रवृत्ति होती है कि वो मेटल गर्मियों में फैलते हैं। तो अगर बीच में अगर उनको एक्सपेंशन दिया जाता है तो उनको फैलने की आज़ादी होती है। तो इसमें कोई दुर्घटना या बकलिंग का चांस या बेंडिंग का चांस नहीं होता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो आप देखेंगे कि सांप जैसा बगल बगल हो गया है पूरा रेल। कहीं कहीं पे गर्मियों में दिखता है ये चीज़, हल्का हल्का सा एस टाइप थोड़ा थोड़ा मुड़ा रहेगा। तो इसीलिए होता है क्योंकि उसके बीच में एक्सपेंशन का स्कोप नहीं छोड़ा जाता है। जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है क्योंकि कांच ताप का कुचालक है, इसलिए गिलास की केवल आंतरिक सतह फैलती है। बिल्कुल सही। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल आपको मालूम होगा। और ये भी रखिएगा, सूरज जो है सन में भी संलयन ही होता है। मैंने ऐसे याद किया था, SUNU पकड़ा था तो फ्यूज़न आ गया था। ठीक है। चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है। इसको समझाया जा सकता है न्यूटन की गति के पहले नियम से। उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित नहीं है? ट्यूबलाइट नहीं है। फिलामेंट युक्त विद्युत बल्ब है, उसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है, आप देखेंगे जल के लाल हो जाता है वो पूरा, तब लाइट आती है। तो वो भी हीट हो जाता है। विद्युत प्रेस भी अंदर कॉइल लगी थी, हीट हो जाता है। हीटर भी हीटिंग करता है। तो ट्यूबलाइट ऐसा ऑप्शन बस नहीं है। चुंबकीय कपास की सुई चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करती है। साफ आसमान किसका? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। और 63 ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था कमीशन ने क्योंकि ऑप्शन में प्रकीर्णन था ही नहीं। तो 63 जो क्वेश्चन है वो डिलीटेड है। आलू के चिप्स वाले पैकेट में, कोई भी चिप्स वगैरह आप कुरकुरे वगैरह खाते हो उसमें नाइट्रोजन होता है क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता, तो इसीलिए नाइट्रोजन डाला जाता है और उसका जो क्रिस्प है मेंटेन रहता है। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए केंद्र प्रसारण टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगेशन। मधुमक्खी काटती है तो उसके तुरंत डंक वाले स्थान पर चूना क्यों लगाया जाता है? क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, HCOOH यानी मिथेनोइक एसिड। तो जब उस पर हम जब वो चूने के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल हो जाता है, इसीलिए हम मधुमक्खी जब काटती है तो हम चूने लगाते हैं। आंसर 66 का डी है। 67 का कौन सा एक दहन प्रक्रिया, कंबशन पूछ रहा है, पेट्रोल का जलना। पानी का उबलना, मोम का पिघलना दहन प्रक्रिया नहीं है, इसमें कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन जब पेट्रोल जलती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए सी आंसर है, डी से आप घबराइएगा नहीं, 67 का सी आंसर है। वायु में सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, इसमें मैंने लिखा नहीं है। आर्गन एक पूछ रहा है बार बार एग्जामिनेशन में, आर्गन का कंटेंट आ रहा है तो 0.93 होता है %, आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है? ठीक है, तो समस्थानिकों के बारे में ये गलत है कि आवर्त सारणी में उनका स्थान गलत है और उनका अलग स्थान है, तो ये सी आंसर 69 का हो जाएगा, बाकी सब सही है। 70 में वे पता जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH- ये छाड़ देते हैं, 70 का ए। उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? न्यूट्रल का पूछ रहा है। न्यूट्रल में क्या होता है? 7 से कम होता है तो एसिड होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो बेस यानी क्षार होता है। तो ठीक है। गेहूँ, चावल और शहद किसके स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। DNA और RNA 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। ओजोन अवक्षय के कारण होता है त्वचा कैंसर, सबको पता है, पराबैंगनी किरण पड़ती है तो त्वचा कैंसर है। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है 8:1, 8:1। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु क्या कहलाती है? तो 76 का जो आंसर है, इस पर बहुत सारे क्लेम गए थे, मतलब सबको पता था कि इसका आंसर एक्चुअल में क्या है लेकिन फिर भी सबने बहुत क्लेम मारे थे। तो जो 76 है उसका आंसर आपको सी ही है, सी सही आंसर है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपनी ज़मीनी ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा विकिरण नहीं करता है। ठीक है, तो 77 का जो आंसर है वो सी है, ध्यान रखेंगे आपका। स्याही पानी में विसरण के कारण फैलती है, 78 का आंसर ए है।
उसका किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव किसके बराबर होता है? नाभिक के विद्युत आवेश के कारण। 79 का बी। विटामिन के रक्त के थक्के के संबंधित एक कारक है। पेट्रोलियम अनेक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। आप देख लेंगे विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, बी को क्या बोला जाता है, सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल, ऐसे करके आप देखेंगे क्या क्या सबका नाम है, याद करेंगे, ज़रूरी है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लोगों का सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए? कीटाणुनाशक। देखो मलेरिया रोधी है ना, अगर किसी को मलेरिया हो गया तो हम लोग क्विनेन दवा बनाते हैं, वो पेड़ों की छाल से बनती है, पेड़ों की छाल से दवा बनती है, तो हम उसको डायरेक्ट देते हैं, टैबलेट देंगे या किसी तरह का जो बनता है वो देंगे। अगर आपको बुखार हो गया तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, कहीं आपको हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर डायरेक्ट आपको एंटीबायोटिक्स का टैबलेट देते हैं। कहीं कटे छले तो आपको एंटीसेप्टिक डायरेक्ट आप लगाते हैं। लेकिन कीटाणुनाशक क्या आप डायरेक्टली पी सकते हैं? क्लोरीन होता है ना पानी साफ़ करने के लिए, तो क्या आप पानी में 1 चम्मच क्लोरीन डाल के पी सकते हैं? नहीं ना। तो ये हो गया 83 का भी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? देखो इसका एग्जाम्पल है, जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है कि हम उसको दोबारा वापस बना सकते हैं। जैसे कि पानी को आप आइस बना दिए फ्रिज में डाल के, ठीक है, और आइस को वापस से पानी बना दिए, तो क्या हो गया? मतलब ये तो लूप चलता रहेगा। पानी को बना दिया बर्फ़, बर्फ़ को वापस से पिघला के पानी बना दिए, तो क्या उसकी अवस्था हम वापस वैसा ला सकते हैं, तो उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और रासायनिक परिवर्तन है कि एक बार जो गया वो गया, वो वापस पुराने अवस्था में नहीं आ सकता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे देखो एक एग्जांपल है मोमबत्ती का, तो मोमबत्ती जो है ना उसमें कैंडल वैक्स जो होता है, मोमबत्ती का जो मोम होता है, जो मोम जल गया गल गया तो आप याद है मोम गल के कठोर हो जाता है, आप फिर से उसको सांचे में डाल के मोम बना सकते हो। ज़्यादा बार शायद ना कर पाओ लेकिन पॉसिबल तो है। तो जो मोम गलता है, मोम का गलना, जलना नहीं, मोम का गलना भौतिक परिवर्तन, लेकिन जो बत्ती जल जाती है उसकी, मोमबत्ती की, वो रासायनिक परिवर्तन है। बत्ती को आप वापस बत्ती बना सकते हो जलने के बाद? नहीं ना। तो 84 का आंसर डी था, पहला दूसरा सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक नहीं है? ठीक है, तो 85 का दूध यौगिक नहीं है। 86 शराब पीकर गाड़ी चलाने के जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला श्वास परीक्षण का उपयोग क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखिएगा पोटेशियम क्रोमेट लिख के कन्फ्यूज कर देगा। एक कोश में अधिकतर इलेक्ट्रॉनों की समायोजित किए जाने वाले संबंधित सूत्र क्या है? 2n²। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? देखो अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय दोनों में डिफरेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। 88 का आंसर डी है। अक्रिस्टलीय जो उसमें क्या होता है ना कि जो उनमें परमाणु व्यवस्था होती है अव्यवस्थित होती है, और क्रिस्टलाइन में ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, व्यवस्थित होता है, यही डिफरेंस है। बट और भी सारे हैं, आपको देखना पड़ेगा। इसके आप नोट्स बनाएंगे 125 क्वेश्चन के अलग से, उसमें आपका कवर हो जाएगा। रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन करीब करीब मुझे दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है इससे ज़्यादा भी आ जाए, कोई फिक्स नहीं है। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के संग्रह को क्या कहते हैं? जो एक दूसरे से सीमित दूरी के भीतर स्थित होते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सीमित दूरी है तो लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन है ऑप्शन के हिसाब से। किसी साइट के पते की शुरुआत में HTTP होता है, क्या होता है फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका हिंदी नहीं होता, जो लिखा है वही कंप्यूटर में आपको एज इट इज़ लिखा मिलेगा। मॉडेम का अर्थ है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ऑप्शन डी। 93 में एक प्रोग्राम जो न खुद को दोहराता है न कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या उसे समझौता करता है, वो कौन सा कंप्यूटर वायरस है? ट्रोजन। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है? एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को सूचीबद्ध करता है। 94 का आंसर ए ही होना चाहिए, और ये कैटलॉग करता है मेरे हिसाब से। हाँ, 94 का आंसर आपको ए ही है। 95 में निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? देखो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, बाकी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम है विंडोज 7। और कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? एंड्रॉयड के भी और PC के भी, तो आप सबको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये उसको याद करना पड़ेगा। ये सब बहुत जनरल क्वेश्चन है जो आते रहते हैं। चार्ल्स बेबेज को आज के कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। देखो आज के कंप्यूटर का जनक यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर सॉरी, मॉडर्न कंप्यूटर का अगर पूछे तो एलन ट्यूरिंग आंसर होता है। तो सबने डाला था कि ये तो गलत है, तो जो आयोग की तरफ से आंसर किया है उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया कि एलन ट्यूरिंग तो आपको ऑप्शन में नहीं दिया है ना, तो जो ऑप्शन में दिया आपको उसको मान के चलना है। तो चार्ल्स बेबेज को उन्होंने मान के सही चला है उन्होंने, तो जो ऑफिशियल आंसर किया आपको वही बता रहा हूँ। 96 का आंसर सी है। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोस्त जो सही ढंग से काम करने से रोकता है उसको बग बोलते हैं, सबको पता है। DOS क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डी। अजैव निम्नीकरण कचरे से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम समाधानों से एक क्या है? पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकिल करना। 99 का सी। बायोगैस के संबंध में कौन सा सही है?
ठीक है। बायोगैस के संबंध में कौन सा सही है? तो बायोमास के किंचन, ठीक है ना, यानी कि किंचन को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, किंचन को फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो बायोमास के किण्वन द्वारा उत्पादित गैस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस कौन सा? ऑक्सीजन, ऑब्वियस सी बात है, निकलती है। जैव विविधता क्या है? एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव। बहुत लोगों ने डिबेट मारा था कि नहीं, एक जगह, जैसे भारत एक देश है, ठीक है ना, तो एक देश में हज़ारों तरह की भाषा बोली जा रही है, तो एक देश में अलग अलग तरह की विविधता है। तो वैसे ही एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति, ना कि कई वनों में। तो 102 का आंसर ए है। 103 कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं बनता है? सौर ऊर्जा का उपयोग है। जैव निम्नीकरण का कचरे से 50 का ले लेंगे, 50 का। जैव निम्नीकरण कचरे को किसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है? 104 का आंसर डी है। जो भी कन्वर्सेशन बीच में अगर आपने कुछ सुना होगा इग्नोर मारना। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? देखो ये तो एलिमिनेशन से आप हाइड्रोजन मार देते हैं, आपको पता है हाइड्रोजन बसेस लॉन्च हो रही है, हाइड्रोजन कार्स लॉन्च हो रही है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के द्वारा सौर ऊर्जा को फंसाना। आप पता करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कितने तरह के ग्रीन हाउस गैसेस से। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक क्वेश्चन फंसाता है कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस क्या है, आपको CO2 दे देगा। तो CO2 सबसे ज़्यादा होती है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस है जो एटमॉस्फेयर में है, ठीक। लेकिन एक वाटर वेपर भी है। अगर मान लो आपको कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में नहीं है, वाटर वेपर दे दिया, तो आप क्या सोचोगे? या दोनों ऑप्शन में है तो भी आप फंसोगे, अरे यार कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर दोनों दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। जब भी वाटर वेपर देगा ना ऑप्शन में, जलवाष्प, वो जलवाष्प वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जब वाटर वेपर ऑप्शन में देगा तो वो क्वेश्चन में लिखेगा कि नेचुरल ग्रीन हाउस गैस। ये सारे जो हम बता रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, SF6, SOx, NOx, है ना, तो ये जो है CH4, मीथेन, तो ये सारे क्या हैं? मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, एंथ्रोपोजेनिक है, ठीक है, इसे मानव ने बनाया है। लेकिन वाटर वेपर जो है वो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? पराबैंगनीकरण, सबको मालूम है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। एल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में नोबेल मेडल मिला था। एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण। बारिश की बूंदों का भी सेम रीज़न है। और लिक्विड ड्रॉप जो शेप होता है उनका, ड्रॉप शेप। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण रंगीन कांच के महीन पाउडर में कुचलने पर सफ़ेद दिखाई देता है? अब इसमें 111 में जो आंसर था, मैंने जो टिक कर दिया था वो मैंने टिक किया था TIR, लेकिन ऑप्शन तो भैया इसका B ही है। ऑफिशियल आंसर की में प्रकीर्णन ही है। किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों के अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है, इसको विवर्तन बोलते हैं। मैंने C लगा दिया था गलती से, लेकिन इसको विवर्तन बोलते हैं की के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडरेटर है? सारे यूज़ करते हैं। देखो हैवी वाटर होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O, और ग्रेफाइट यूज़ करते ही हैं, ठीक है ना। पानी मुझे थोड़ा डाउट था, लेकिन हाँ, लेकिन पानी भी यूज़ कर, 2 है तो फिर ऑल ऑफ द अबव होना ही चाहिए, तो D आंसर है। रेडियोधर्मी में अल्फ़ा विकिरण का, देखो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि जितना, मतलब कि वो ज़्यादा अपने अंदर ताप को सोख सकता है, ताप झेल सकता है, तो बस यही चीज़ थी। रेडियो थेरेपी में अल्फ़ा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये मानव त्वचा में प्रवेश करने में असमर्थ है, तो नहीं अगर प्रवेश कर पाएगा तो इलाज कैसे होगा। किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काना आसान होता है। लुढ़काने में आपका वर्क डन कम होता है, उठाने में वर्क डन ज़्यादा होता है, तो C आंसर होगा। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में क्या है बताइए? कैपिलरी एक्शन, यानी कि केशिका क्रिया प्रभाव। जो दिया बाती जलती है, बाती तक दिया से तेल कैसे पहुंचता है? केशिका क्रिया प्रभाव। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी की है, एक प्रकाश वर्ष में कितना डिस्टेंस होता है उसको भी आप लिखेंगे याद करके। बिंग मरीचिका का कारण क्या है? वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग या असमान तापमान, ठीक है। नेक्स्ट आता है, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, तो हमें पीछे वो जाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, आप ट्रेन से आगे जा रहे हैं, पेड़ पौधे आपको पीछे जाते हुए दिखते हैं, कुछ इस तरह का रीज़न है। कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि, बताइए?
रेत और पैलों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैलों के बीच के घर्षण की तुलना में कम होता है। सेम है। बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाती, इसका मतलब है तो क्या है बताइए। तो 121 का आंसर ए ही है, व्यतिकरण, जिसको इंग्लिश में इंटरफेरेंस बोलते हैं। एक साफ कांच की प्लेट पर पानी की एक बूंद पर पतली परत बनाने के लिए फैलती है, जबकि पाड़े की एक बूंद गोलाकार रहती है, क्योंकि पाड़े में क्या बताइए कोहेजन। एक मैं ऑप्शन हिंट देता हूँ, पानी का संसंजन कांच के साथ इसके असंजन अधिक है। अगर थर्मामीटर कभी टूट जाए ना तो देखना उसमें निकलेगा वो हमेशा गोल गोल ही रहता है, बिखरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके अणुओं के बीच का जो एक दूसरे का आकर्षण क्षमता बहुत होती है, तो एक दूसरे में ही चिपके रहते हैं, फैलते नहीं हैं। तो इसी यही था। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तन लगातार बदलता रहता है। इसमें तारे की गलती नहीं है, इसमें हमारे वायुमंडल की गलती है। तो आंसर बी सही है। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, तो एक लेयर में कुछ और दिखा, दूसरे लेयर में कुछ और दिखा, तीसरे लेयर में कुछ और दिखा, तो ऐसे लेयर क्रॉस होते तो हमें आता है, तो हमें टिम 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 अलग अलग चमक दिखाई देती है। पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि पहाड़ियों में वायुमंडल दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे पहाड़ की तरफ, एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है, और इसीलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर उबल जाता है। तो खाने पकाने के टाइम में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज के अंदर वायु पंपों के उपयोग से समान वायुमंडल दबाव बनाए रखता है। कहने का मतलब कि जैसे आप एयरप्लेन में जाते हो, कभी देखा हो किसी ने मूवी वगैरह में कि उसका जो विंडो फट गया है, दरवाज़ा उड़ गया, तो कितनी तेज़ हवा बाहर से आती है, तो वो एयर प्रेशर होता है। एयर प्रेशर को हम लोग पंप की सहायता से मेंटेन करके रखते हैं। बस इतना सही क्वेश्चन था। अब देखिए, मैंने इंग्लिश में भी डिस्कस कर दिया, मैंने हिंदी में डिस्कस कर दिया है। अब आपका एक पेपर 2 रहा। पेपर 2 पूरी तरह से इंग्लिश में आता है, ठीक है, तो उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं पूरा हिंदी में लिखूँ। तो मैं समझता हूँ भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। हाँ, एक इंग्लिश एक स्किल है। देखो, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश बोलना, ठीक है ना, एक आज के समय की एक नेसेसिटी है, ठीक है। आप यहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम करें, बट हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करके आए हुए हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में होता है। बाहर से सोच रहे हो ना, तो हाँ, और बात कभी कभी एक फॉरेन क्लाइंट आ जाता है, ठीक है ना, तो आपका जो मान लो कि एक जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के बीच में एक अथॉरिटी होती है, सो सिर्फ इंजीनियर के पोस्ट पे मैं था, जस्ट एज एन इंजीनियर, ठीक है ना, ट्रेनी इंजीनियर। तो आप उनसे क्या बात करोगे हिंदी में? बात को सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा। और कंपनी की रेपुटेशन भी होती है कि भैया देखो, इस कंपनी का, इतनी बड़ी कंपनी L&T में था मैं, तो उसमें ये जो इंजीनियर लेवल पे आदमी है, ये बीटेक किया है भाई, इंग्लिश में ही पढ़ाई किया है, तो उसको इंग्लिश बोलने नहीं आ रही है, तो थोड़ा होता है ना। तो एक्चुअली आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, मेरा स्टार्टिंग से इंग्लिश बहुत ही अच्छा रहा है, स्पोकन राइटिंग बोथ, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। बट मैंने स्ट्रगल करते हुए लोगों को देखा, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम फॉर इट, राइट। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि उनको नहीं आ रही है, बट फिर भी, ठीक है ना, थोड़ा सा आप इतना बस रखिए कि टूटा फूटा ही बोल लें। देखो, गलत बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखे होंगे इंडिया में कभी भी कोई फॉरेनर आता है, उनके साथ आप आराम से इंग्लिश बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत बोलेंगे तो उनको लगेगा अरे यार कुछ तो बोलता है। लेकिन आप वही इंग्लिश एक इंडियन के साथ अपने दोस्त के सामने बोलेंगे तो मजाक बन जाएगा, अरे यार क्या गलत सलत बोल रहा है, अरे उल्टा फुल्टा बोल रहा है, उससे अच्छा हिंदी बोल। नहीं, तो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन लेवल तक का भी आप बोल रहे हो, लिखा हुआ समझ पा रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ऐसा नहीं कि एकदम प्रो हो जाना है, ठीक है, सामने वाले को आपकी बात समझ में आ जाए, ठीक है, स्किल सेट है। तो मेरे हिसाब से आपकी रिक्वेस्ट थी, तो मैंने बोला कि चलो कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना मैसेज आ गया कि हिंदी में डालिए, हिंदी में डालिए, हिंदी में डालिए। तो नहीं भाई, इतना नहीं है कि नहीं करूँगा, जब कमिटमेंट कर दिया है तो हिंदी में अपलोड करना ही था। बट आप मेरी बात का ध्यान रखें, अभी नहीं, आप एग्ज़ाम मान लो आपको क्वालिफाई हो जाता है, ज्वाइनिंग करेंगे, तो नॉवेल्स पढ़िए, ठीक है, आपका बेस्ट होगा। जैसे मूवी मैं देखता था बहुत, आज से 6-7 साल पहले की बात है, सबटाइटल लगा के मैं मूवी देखता था, तो वो क्या है ना, वो सब मैं इम्प्रूव हुआ, फिर मैंने कम्युनिकेशन किया, फिर बोलना स्टार्ट किया। व्हेन आई वाज इन दिल्ली, आई वाज यूज्ड टू स्पीक अ लॉट ऑफ इंग्लिश इन माय क्लासरूम्स, और जितने भी लोग थे दे आर लाइक, मतलब कि भाई क्या कर रहा है, क्यों बोल रहा है, वाई आर स्पीकिंग, मतलब नो, लेट मी स्पीक, आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ यू यार, कि लोग क्या कहेंगे, बोलेंगे गलती हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, वो फियर मेरा चला गया था। दैट इज़ उसका रिजल्ट है कि आज मेरा इंग्लिश का जो स्पोकन वो बिल्कुल फ्लुएंट है, आज दिक्कत नहीं होती है। अब सबटाइटल लगा के भी देखनी नहीं पड़ती है मूवी, तो बहुत, और ये एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हो गया तो फिर शशि थरूर के लेवल की इंग्लिश बोलने में तो मुझे 5 जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन
मेरा आप मैसेज शायद समझ गए होंगे, बस अपने आप को थोड़ा सा वो बना लीजिए। बाकी हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, मातृभाषा है। मैं बोलने वाला कि नेशनल लैंग्वेज है, मुंह से निकल जाता है हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है ना। तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, ठीक है, हिंदी हमारी, और बहुत ही प्यारी भाषा है। आप क्योंकि अभी क्या है ना कि बिहार यूपी के एग्ज़ाम्स के लिए आपको हिंदी पढ़नी पड़ती है, तो इतना डिस्कशन मैंने इसलिए किया था बस आपको अवेयर करने के लिए कि भाषा है। और हम लोग, और ये कि प्रचलन चल गया है कि आप हिंदी बोलेंगे तो ये हिंदी बोलेंगे, ऐसा कुछ मत समझना। हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है कि हर तरफ से लोग, चाहे साउथ के लोग हों चाहे सब समझते हैं हिंदी है, हिंदी बोलने भी उनको आता है, ठीक है ना। लेकिन वो जानबूझ के बोलते नहीं हैं, ठीक है। मैं एक बार जा रखा हूँ, बेंगलोर जा रखा हूँ, तो वहाँ पे जानबूझ के आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। फिर थोड़ा देर बाद खाएगा क्या, ये लेगा क्या, बोले जब आपको आती है आई कैन स्पीक इंग्लिश टू, आई डोंट हैव प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन स्पीक फ्लुएंटली, इफ़ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश आई एम रेडी फॉर दैट। तो मैंने बोला, तो वो फिर कह रहे कि नहीं नहीं ठीक है, मतलब बोल सकते हो तो बोलो, नहीं बोल सकते हो तो आई कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। तो वो चीज़ होती है। तो कोई भी लैंग्वेज है, बस रिस्पेक्ट, उस लैंग्वेज की रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है ना। मैंने देख रहा था कि हिंदी का कुछ ज़्यादा वो मजाक बनाया जा रहा है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा खींचा है इसको, अदरवाइज़ तो हिंदी बोलिए, इंग्लिश थोड़ा सा समझ लीजिए, हाँ ठीक है, कम्युनिकेशन लेवल तक बोलने की कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा, आपको खुद का, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको खुद में अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है ना। बीटेक भी सब इंग्लिश में ही करके आए, होप हिंदी में तो किए नहीं होंगे ना, ठीक है। तो जो रिक्वेस्ट थी मैंने वो फुलफ़िल कर दिया है। आपको पूरा ये क्वेश्चन मैंने हिंदी में दे दिया। मैं एक टेलीग्राम चैनल बना देता हूँ, ठीक है ना, जिसमें ये सारे अपलोड रहेंगे, पीडीएफ वगैरह सारा कुछ ऑफिशियल की मैं भी जस्ट बना ही देता हूँ। और ये वीडियो अभी मैं डाल दूँगा, फिर इसमें सारा लिंक वगैरह रहेगा, आप वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी और जो टेक्निकल का क्वेश्चन पेपर है। और जो टेक्निकल वाला क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं डिस्कस कर दूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आज ही मैं डिस्कस करके अपलोड कर दूँ ऑफिशियल की के साथ, ठीक है। थैंक यू, राधे राधे। और आज स्वतंत्रता दिवस है, तो कैवा है भाई, ये भी याद रखना, ये भी ऑप्शन आ जाता है। रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस था, कैवा था, और स्वतंत्रता दिवस भी कैवा है, तो ये भी क्वेश्चन है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ सबको। आज़ादी का देश है, जिन्होंने हमारे जो वीर जवान हैं, उन्होंने जान गंवाई है, उनको कभी भूलिएगा मत, ठीक है ना। बहुत ही सुप्रीम सेक्रीफाइस होता है, उनको हमेशा याद रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और पढ़ाई करते रहिए, आप लोग आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे।